हेलो गाइस, स्वागत है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के सेकेंड पार्ट में। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल और सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। और आज के पार्ट में हम लोग सेल का शेप, सेल का साइज और डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्यतः जो बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल 4 प्रकार के होते हैं, जो कि है कोकाई शेप के अंदर राउंड शेप के बैक्टीरिया आते हैं। इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। उसके बाद हम लोग बेसिलाई के बारे में पढ़ेंगे। बेसिलाई के अंदर रोड शेप के बैक्टीरिया आते हैं। इसका एग्जांपल हो गया लैक्टोबैसिलस। मैंने डायग्राम भी साथ साथ बना दिया है। उसके बाद स्पाइरिला के अंदर स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया आते हैं। इससे एग्जांपल है रोडोस्पाइरिलम। इसमें कहीं कहीं फ्लैजिला भी होता है। चौथा है विब्रियो के अंदर कोमा शेप के बैक्टीरिया आते हैं। इसका एग्जांपल है विब्रियो कोलेराई। अब हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल का शेप के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल के शेप के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें पहला है आरबीसी राउंड एंड बाइकॉनकेव का होता है, बाइकॉनकेव शेप का होता है। जैसे कि ये गोलाकार, और बाइकॉनकेव का मतलब कि जैसा हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, उस आकार का होता है। बाइकॉनकेव मिरर जैसे हम लोग ने पढ़ा है। उसके बाद हम लोग ने WBC के बारे में पढ़ेंगे। WBC अमोबॉइडल शेप का होता है। इसका मैंने छोटा सा डायग्राम भी बना दिया है। आप इसे भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे अमीबा का शेप है उससे भी आप समझ सकते हो। उसके बाद हम लोग कोलुमिनार इपिथेलियम सेल का शेप के बारे में पढ़ेंगे। तो कोलुमिनार इपिथेलियम सेल का शेप लॉन्ग एंड नैरो होता है, उसका पिलर लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है। अब आगे बात करते हैं। आगे हमारा नर्व सेल आता है। तो नर्व सेल ब्रांच शेप के आकार का होता है। उसके बाद ट्रैकिड सेल आता है। ट्रैकिड सेल इलोंगेटेड शेप का होता है। उसके बाद मीजोफिल सेल जो होता है वो राउंड एंड ओवल शेप का होता है, गोलाकार और अंडाकार शेप का होता है। उसके बाद स्मूथ मसल, जो स्मूथ मसल हो गया हमारा स्पिंडल शेप का होता है। मैंने इसका छोटा सा डायग्राम भी बना दिया है। यहाँ तक हम लोग ने शेप के बारे में बात कर लिया। अब इसके बाद हम लोग साइज के बारे में बात करेंगे, साइज ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वायरस का साइज देखेंगे। तो वायरस का जो साइज होता है वो 0.02 माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। उसके बाद माइकोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। जो माइकोप्लाज्म का जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। उसके बाद बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो 10 to 20 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। तो यहाँ तक हम लोग ने साइज ऑफ सेल के बारे में पढ़ लिया। अब लेंथ ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली बात, साइज और लेंथ में डिफरेंस होता है। आप इस एग्जांपल समझ जाएंगे। यहाँ पे जो माइकोप्लाज्म का जो साइज, जो लेंथ है वो 0.3 माइक्रोमीटर दिया है, और यहीं पर जो माइकोप्लाज्म का जो साइज है वो 0.1 माइक्रोमीटर दिया है। उसके बाद जो बैक्टीरिया का जो लेंथ होता है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, और यहाँ पे जो बैक्टीरिया का जो साइज दिया हुआ है वो 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे साइज और लेंथ में डिफरेंस होता है। अब उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन डील कर लेंगे, जैसे कि कोमा शेप बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज, कोमा शेप का बैक्टीरिया को हम लोग जानते हैं विब्रियो के नाम से। उसके बाद आरबीसी शेप, आरबीसी का शेप राउंड एंड बाइकॉनकेव शेप का होता है। उसके बाद विच सेल आर अमोबॉइड इन शेप, तो हमारा WBC हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारा आगे का क्वेश्चन है साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर का है। ये आप अलग से लिख लेंगे, मैंने लिखा नहीं है, स्टार लगा के लिख लेंगे। उसके बाद आता है साइज ऑफ वायरस। वायरस का साइज़ क्या होता है, वो 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर जानेंगे। तो और उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट होता है या क्या एब्सेंट होता है उसका ये हम लोग डिटेल जानेंगे। ऐसा 3 कॉलम हम लोग बना लेंगे, एक कैरेक्टर का, एक प्रोकैरियोटिक सेल का और एक यूकैरियोटिक सेल का। तो इसमें सबसे पहले हमारा एक डायग्राम आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका क्रोमोसोम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर किसी की कवरिंग नहीं होती है। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि उसका जो DNA होता है वो नेक्ड होता है और सर्कुलर फॉर्म में होता है। इसको हम लोग न्यूक्लियस को न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, इसका न्यूक्लियोइड इसको हम लोग बोलेंगे। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मीजोसोम बोलते हैं, और वो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। इसमें एक राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70S राइबोसोम,
जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो दोनों में प्रेजेंट होता है, इसको आप याद रखेंगे। अब बात हम लोग कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल के डायग्राम के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल का जो डायग्राम है, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं उनके ऊपर कवरिंग होती है, और इसके अंदर गोल्गी बॉडी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि इसमें सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। और इसमें न्यूक्लियस वो वेल डेवलप रहता है, प्रोकैरियोटिक की तरह नहीं। तो बारी बारी से हम लोग कैरेक्टर के बारे में हम इसका जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है वो इसमें एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसके जगह पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, और यहीं इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक के अंदर। उसके बाद हम लोग डीएनए के बारे में जानेंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है वो नेक्ड होता है और सर्कुलर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके ऊपर कवरिंग नहीं है डीएनए के ऊपर। और वहीं यूकैरियोटिक सेल में वेल पैक्ड होता है और लीनियर फॉर्म में होता है, उसके ऊपर कवरिंग होती है, पैक्ड अच्छा से होता है डीएनए, और लीनियर फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में नहीं होता है। इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। तो हिस्टोन प्रोटीन एक प्रकार का अल्कलाइन प्रोटीन है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, और ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, और ये प्रोटीन डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करता है, इसलिए प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होता है। उसके बाद हम लोग राइबोसोम के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको दिखाया भी है यहाँ पर राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल में ये 80S और 70S दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इतना तक हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे हमारा आता है, आगे का कैरेक्टर हमारा आता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। तो जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो बस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि इसमें आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या वैक्यूल। तो ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में केवल एक ही प्रेजेंट होता है, वो भी हैप्लॉइड सेल का होता है, और यूकैरियोटिक में 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेसोसोम के बारे में। तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया भी था मेसोसोम क्या होता है, आप फिर से देख भी सकते हैं उसको। तो मेसोसोम जो हो गया वो प्रोकैरियोटिक सेल का अंदर का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसके रेप्लिकेशन वगैरह में हेल्प करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेसोसोम प्रेजेंट होता है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन या रेस्पिरेटरी एंजाइम में हेल्प करता है, और ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, सॉरी। उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हो गया, जितने भी मोनेरा हो गए वो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हो गए। इसमें आर्कीबैक्टीरिया आएगा, यू बैक्टीरिया आएगा, साइनोबैक्टीरिया आएगा जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, और उसके बाद माइकोप्लाज्मा आएगा। आप लोग कभी मोनेरा से वंचित नहीं होंगे, इसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल में जितने भी प्रोटिस्टा हो गए, फंगाई हो गए, प्लांटे हो गया या एनिमेलिया हो गया, इन सारे ग्रुप यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इतना तक हम लोग ने पढ़ लिया। अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल हो प्रोकैरियोटिक सेल। तो आर्कीबैक्टीरिया आपका हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल। फंगल सेल इज़, तो फंगल का जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक सेल का है। उसके बाद दिया है विच ऑर्गेनल हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेसोसोम हो गया। तो आगे देख, तो यहाँ पर दिया हुआ है मेसोसोम हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह में। उसके बाद क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो राइबोसोम हमारा हो गया। तो प्रोकैरियोटिक में 70S फॉर्म में पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80S 70S दोनों फॉर्म में पाया जाता है। तो आज का हम लोग ने तीनों टॉपिक कवर कर लिया है, और कल का हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप इतना तक याद करके आएंगे, फिर हम लोग कल का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।